नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। क्या बाहुबली आतिक अहमद के जुर्म के तार सच में सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े थे, या फिर फिल्म धुरंधर 2 ने इस कहानी को मिर्च मसाला लगाकर बड़ा बना दिया? यही वो सवाल है जिसने इस वक्त सबसे ज्यादा बहस छेड़ रखी है, क्योंकि जहां एक तरफ फिल्म में दिखाया गया है कि कराची से लेकर इलाहाबाद तक एक खतरनाक नेटवर्क काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हकीकत क्या कहती है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। धुरंधर का पहला पार्ट हमने देखा था, जो सिर्फ तंग गलियों, छोटे गैंग और लोकल डकैती की दुनिया तक सीमित था। उस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया, एंजॉय किया, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी कहानी थी। लेकिन जैसे ही कहानी दूसरे पार्ट में पहुंचती है, स्केल पूरी तरह बदल जाता है। इस बार कहानी सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के कराची तक पहुंच जाती है, और यही से फिल्म एक लोकल माफिया की कहानी को इंटरनेशनल एंगल दे देती है। फिल्म में दिखाया गया कि अतीक अहमद सिर्फ एक बाहुबली नहीं था, बल्कि एक ऐसा किरदार था जिसके इशारों पर सरहद पार से हथियारों की सप्लाई होती थी। ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर हथियार गिराए जाते थे, और फिर एक पूरा नेटवर्क उन हथियारों को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता था। ये सब सुनने और देखने की जितना खतरनाक लगता है, उतना ही बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या ये सब सच है? अब अगर हम फैक्ट की बात करें तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब अतीक अहमद से पूछताछ हुई तो कई ऐसे बातें सामने आई जो किसी फिल्म कहानी से कम नहीं थी। यूपी पुलिस की चार्जशीट और एफआईआर में यह दावा किया गया कि अतीक अहमद के संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हो सकते हैं। यह भी कहा गया है कि ड्रोन के जरिए विदेशी हथियार गिराए जाते थे और अतीक का नेटवर्क उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाता था। लेकिन यहाँ तक एक और बहुत जरूरी बात समझानी होगी। ये सभी बातें आरोप और जांच का हिस्सा थी। अदालत में ये पूरी तरह साबित नहीं हो पाई थी। अतीक के समर्थन इन दावों को लगातार खारिज करते रहे, यानी एक तरफ पुलिस और एजेंसियों के दावे थे, तो दूसरी तरफ कानूनी रूप से साबित न हो पाने वाली सच्चाई भी मौजूद थी। अब फिल्म इसी पॉइंट को पकड़ती है और उसे एक कदम आगे ले जाती है। अतीक अहमद को इंटरनेशनल विलेन के तौर पर पेश किया जाता था। यहाँ तक कि फिल्म में एक ऐसा सीन भी दिखाया गया जहाँ अतीक की बातचीत एक ऐसे आतंकी से होती है जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। यानी ये फिल्म ने पूरी तरह क्रिएटिव लिबर्टी ले ली। दो अलग अलग समय के किरदारों को एक ही फ्रेम में खड़ा कर दिया गया, जिससे कहानी और ज्यादा खतरनाक सिनेमैटिक लगने लगी। अब आते हैं उस सीन पर जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 15 अप्रैल 2023 की रात, वो रात जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या लाइव कैमरों के सामने हो जाती है। चारों तरफ पुलिस मौजूद थी, मीडिया के कैमरे ऑन थे, और अचानक हमलावर पत्रकार बनकर सामने आते हैं और गोलियां चला देते हैं। मेन बात यह है, गुड्डू मुस्लिम ये सब अधूरे रह जाते हैं और उसके बाद सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती है। फिल्म में इस सीन को लगभग वैसा ही दिखाया गया जैसे देश ने टीवी पर देखा था। ये शायद फिल्म का सबसे ज्यादा रियल हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, इतनी भारी सुरक्षा के बीच ये हमला कैसे हुआ? सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हमलावर आए, गोली चलाई और पकड़े भी नहीं गए, लेकिन उस चूक की जिम्मेदारी आज तक पूरी तरह तय नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं उन 3 हमलावरों की, लवलेश तिवारी, सन्नी और अरुण मौर्य। फिल्म में उन्हें किराए के शूटर के तौर पर दिखाया गया है, जिसे किसी बड़े सिंडिकेट ने उन्हें इस्तेमाल किया हो, लेकिन हकीकत में इनकी कहानी थोड़ी अलग और पेचीदा है। कोई मिडिल क्लास का बैकग्राउंड था, किसी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और किसी ने हाल ही में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उनके साथ जो तिड़की मेन जिगाना पिस्टल मिली, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए। ये हथियार उनके पास कहां से आया? फिल्म यहाँ भी इशारा करती है कि ये सब किसी बड़े गेम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में मास्टरमाइंड कौन था? सवाल आज भी अनसुलझा है। अब एक और अहम पहलू
का नेटवर्क फिल्म में दिखाया गया। साबरमती जेल में बंद रहने के बावजूद भी अतीक अहमद का नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव था। इसके एक इशारे पर यूपी का सिस्टम हिल जाता था। कुछ जांच और जानकार भी ये मानते थे कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश जेल से ही रची गई थी। लेकिन फिल्म इस पहलू को और ज्यादा नाटकीय और प्रभावशाली बना देती है, जिससे दर्शकों पर उसका असर और गहरा हो। फिर आता है असद का किरदार, जो फिल्म में अतीक के उत्तराधिकारी के तौर पर दिखाया गया है। 12 अप्रैल 2023 को झांसी में हुए एनकाउंटर के बाद कहानी में एंगल जोड़ा जाता है कि अतीक ने पुलिस को धमकी दी थी। फिल्म में असद को एक उभरते हुए खतरनाक चेहरे के तौर पर दिखाया गया, जबकि हकीकत में उसका आपराधिक रिकॉर्ड इतना बड़ा नहीं था और उमेश पाल केस ही उसका पहला बड़ा मामला था। आहिस्ता परवीन का किरदार भी कहानी की ओर रहस्यमय बना देती है और एक घरेलू महिला से माफिया नेटवर्क का हिस्सा बनने तक का सफर और फिर अचानक गायब हो जाना, ये भी एक आज तक का एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कुल मिलाकर अगर पूरी कहानी को देखें तो साफ नजर आता है कि फिल्म में हकीकत को आधार जरूर बनाया गया है, लेकिन उसे और ज्यादा बड़ा, खतरनाक और ड्रामेटिक बना दिया। करीब 60% हिस्सा असली घटनाओं और रिकॉर्ड से लिया गया है, जबकि बाकी 40% हिस्सा फिल्मी कल्पना और नैरेटिव सेट करने का है। और यही आकार सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये फिल्म सच दिखा रही है या फिर एक खास सोच को और मजबूत कर रही है। क्या अतीक अहमद को एक आतंकवादी के रूप में दिखाना सही है? ये कहानी सिर्फ एक माफिया या एक फिल्म की नहीं है, उस बारीक रेखा की कहानी है जहां सच और सिनेमा एक दूसरे में घुल जाते हैं और दर्शक तय नहीं कर पाता कि जो वो देख रहा है वो हकीकत है या एक बेहद प्रभावशाली कहानी। तो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।